नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी ने जो मथुरा में स्टेटमेंट दिया और मथुरा में उन्होंने कहा कि मथुरा के अंदर जो लोग शराब और मीट बेचते हैं अब वो लोग अपना व्यापार चेंज कर सकते हैं और उन लोगों को अब दूध बेचना चाहिए, मक्खन बेचना चाहिए, घी बेचना चाहिए। मथुरा की ग्लोरी को बनाए रखना चाहिए। मथुरा एक धार्मिक स्थान है और देश के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक अगर कोई स्थान है तो वो मथुरा है। इसलिए मथुरा की ग्लोरी को मेंटेन करते रहना है। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ एक कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहाँ एक महोत्सव था, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। उस उत्सव में उन्होंने इस बात का स्टेटमेंट दिया। खैर, स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, लेकिन उसके बाद जो बवाल होना शुरू हुआ हमारे देश में तथाकथित लोगों ने, जिन लोगों को सेकुलरिज्म का भूत सवार है, जिन लोगों को हिंदुइज्म कुछ लगता नहीं है, जिन लोगों को ये लगता है कि माइनॉरिटीज़ का हिंदुस्तान के अंदर पहला अधिकार है, उन सभी को दर्द होना स्वाभाविक था। ट्विटर ट्रेंड चलना शुरू हुआ, वेबसाइटों ने लिखना शुरू किया। लीगल फैटर्निटी जो इस तरह का विचार रखती है उसने हंगामा करना शुरू किया और अभी तो इस पर कोर्ट केस भी जाने स्वाभाविक हैं। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का ये मानना है कि हमको तो सब कुछ भोग के लिए मिला है, इसलिए मीट खाना यानी कि जानवरों को मारना और मार कर खाना ये मेरा भोजन है और मेरा राक्षसी भोजन कोई कैसे रोक सकता है। ऐसे फरमान कभी जब हुआ करता था तो ऐसे फरमानों पर रावण और खरदूषण की नगरी में इस प्रकार का मीट आज भी बिकता है और लोगों का कहना है कि वो खरदूषण की नगरी में पैदा हुए। मैं बात कर रहा हूँ नागपुर और विदर्भ के क्षेत्र की, जहाँ पर लोगों का मानना है कि खरदूषण का राज्य यहाँ पर हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर राक्षसी भोजन होना स्वाभाविक है। खैर, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है हिंदू समाज अगर कुछ भी सोचता है तो उस सोच के साथ धार्मिक कृत्यों को पूरा परफॉर्म करता है। खुले रूप में भले ही ना कह पाए, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा होती है। योगी जी के बयान पर ट्विटर ट्रेंड शुरू हुए, लीगल इंटरप्रिटेशन शुरू हुए। कुछ लोगों ने उसके लीगल इंटरप्रिटेशन ये कर डाले कि भाई आर्टिकल 19(1) जी में हमको ट्रेड बिजनेस का अधिकार है और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। हम क्या खाएं क्या ना खाएं ये सरकारें तय नहीं करेंगी। सरकारों को भोजन तय करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार ये नहीं बता सकती कि हमको क्या खाना चाहिए और सरकार ये कह रही है कि आपको क्या खाना चाहिए। आपको दूध बेचना चाहिए, मलाई बेचना चाहिए, मक्खन बेचना चाहिए, घी दही बेचना चाहिए या दूध बेचना चाहिए। ये सरकार की ज़ाती है और ये हिंदुत्व की ज़ाती है, ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इस विषय पर लोगों के जो इस प्रकार के प्रश्न हैं, कई लोगों ने मुझे लिखा कि इसकी वैलिडिटी के बारे में आप बताएं, तो मुझे लगा कि इस विषय पर हमको एक कंप्लीट एनालिसिस करनी चाहिए कि आखिर कानून क्या कहता है, समाज क्या कहता है और हमारे देश में क्या चल रहा है। बात यहाँ पर आती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक जजमेंट दिया था। जजमेंट केस का नाम था ओम प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। ये 9 मार्च 2004 का जजमेंट है। जजमेंट लिखने वाले ऑनरेबल जस्टिस DM धर्माधिकारी, और इस केस में उनके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया और महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि म्यूनसिपल बोर्ड ऑफ ऋषिकेश ने अपने बायलॉज में अमेंडमेंट कर दिया और बायलॉज में अमेंडमेंट करते हुए ये कहा कि ऋषिकेश क्षेत्र में अंडे नहीं बेचे जा सकते। मीट, मछली, अंडे इनकी बिक्री नहीं की जा सकती और उन पर कंप्लीट बैन लगाया जाता है। इस बात को लेकर क्वेश्चंस शुरू हुए। इस बात को लेकर कोर्ट में मामला गया क्योंकि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी ने कहा कि अंडा खाना, मीट खाना मेरा अधिकार है। और उनके कुछ सहयोगी जो कम्युनिस्ट विचारधारा रखते हैं, जो लेफ्ट विचारधारा रखते हैं, जिनको अमेरिका अच्छा लगता है, जिनको पश्चिमी देश अच्छे लगते हैं, जिनको हिंदुत्व अच्छा नहीं लगता, जिसको हिंदू देवी देवताओं में विश्वास नहीं है, जिनको विदेशी इम्पोर्टेड देवी देवताओं जिन्होंने खूब गंदगी मचाकर संसार में रखी उन पर विश्वास है, ऐसे लोगों का कोर्ट जाना स्वाभाविक था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1) जी और आर्टिकल 19(6) इन दोनों में सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए।
और इनमें सामंजस्य ये है कि स्थान के अनुसार अगर लोगों की भावनाएं हैं तो उन भावनाओं का रिस्पेक्ट होना चाहिए, और रिस्पेक्ट इस हद तक होना चाहिए कि जिनकी भावनाएं हैं उनकी भावनाएं भड़के नहीं, उनकी भावनाएं आहत ना हों। आगे कुछ केसेस में एक केस आया, चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये जजमेंट है 1951 का। इसमें उन्होंने कहा है कि ट्रेड में जो राइट टू ट्रेड ऑफ गारंटी है और जो दूसरा आर्टिकल 19(6) में रिस्ट्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने का कार्य करना चाहिए। और अगर इनमें सामंजस्य न बनाया गया तो आर्टिकल 19(1) में, जिसमें राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन की बात कही गई है, वो एब्सोल्यूट राइट चूँकि नहीं है, इसलिए इसमें प्रॉपर बैलेंस बनाना ज़रूरी है, आर्टिकल 19(6) के रिस्ट्रिक्शन में आता है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया था, और केस का नाम था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस हिम्मत भाई नरभर राम राव। 1970 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। सेक्शन 385 बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत मुंबई में, यानी कि बीएमसी के जो क्षेत्र जहाँ तक पड़ता है, उस क्षेत्र में स्किन यानी कि खाल का व्यापार रोक दिया गया। आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश में जो मरा हुआ जानवर होता है, उस जानवर की खाल निकालकर उससे चमड़ा बनाया जाता है और उस चमड़े को लोगों को पहनाया जाता है। आप चमड़े का जूता, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का कपड़ा, चमड़े के कवर, चमड़े की कुर्सियाँ, ये सब कुछ उन खालों से बनाया जाता है। हालांकि देश में दूसरे तरह का माहौल है। हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में ख़ास तौर से, अगर मुर्दे को हाथ भी लगा लिया जाता है, अगर घाट पर चले भी जाते हैं उसको फूंकने के लिए, तो भी गंगा स्नान करते हैं। बिना गंगा स्नान के हम उसको मान्यता नहीं देते। और अगर मुर्दे के साथ होकर आए हैं तो लंबे समय तक हम 13 दिनों का, 13वीं का शुद्धिकरण, 10वां, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन अब एक समाज ऐसा हो गया है जिसको मुर्दा ही अच्छा लगता है। वो जिंदा को मुर्दा बनाता है, मुर्दा बनाकर उसकी स्किन निकालता है और स्किन निकालकर उसका व्यापार करता है। पहले जो हिंदुस्तान में व्यापार था, उसमें चर्मकार एक प्रजाति बनाई गई। उस चर्मकार प्रजाति का काम था कि मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालना। लेकिन आज हमारे देश में समाज ऐसा हो गया है कि जानवर को मार कर चमड़ा निकालना। उनका मानना है कि मरे हुए जानवर का केवल चमड़ा मिलता है, जबकि ज़िंदा जानवर को अगर मारा जाए तो उसका चमड़ा भी मिलता है और उसका मीट भी बिकता है, जिसको लोग स्वादपूर्वक खाते हैं। क्योंकि उनके जो पूर्वज, उनके जो जिनको वो फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि उनके द्वारा ये मार्ग दिखाया गया और ये कहा गया कि ऊपर वाले ने, यानी कि अल्लाह ने, ये सब कुछ खाने के लिए ही बनाया है। भोग करो, खाओ। तुम्हारे अलावा संसार में सब चीज़ें भोग करने की हैं और तुम्हारे अलावा संसार में अल्लाह ने सब कुछ तुमको बनाया है। जबकि हिंदुस्तान की जो फ़िलॉसफ़ी है वो शोषण की नहीं है। वो ये कहती है कि आप किसी भी चीज़ का उपभोग करिए, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करिए, लेकिन उसका पोषण भी करिए। उसका शोषण नहीं होना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 1996 में आंध्र प्रदेश का आया, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस मैडोवेल। हाँ, वो जजमेंट रह गया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस हिम्मत भाई। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भाई ये जो स्किन है, इस स्किन को अगर पार्टिकुलर क्षेत्र में भेजा गया, हालांकि इस म्यूनिसिपल एरिया में जो स्किन के बेचने का व्यापार था और जो ऑर्डर पास किया गया था, उसको निगेटिव कर दिया और कहा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के रिस्ट्रिक्शन हैं, किसी पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कई मामलों में, इसमें एक बड़ा जजमेंट भी आता है, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दूसरा इसी का एक साथी है, हाशमुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट बहुत मशहूर जजमेंट हुआ है और इस जजमेंट में भी ये आर्गू किया गया कि अंडे का व्यापार करना ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं हो सकता, ये सोसाइटी के लिए इंजूरियस नहीं है।
अंडा खाना आवश्यक है, पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी है, डॉक्टर इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और डॉक्टर इनके साथ खाने के लिए आपको मजबूर करते हैं। फिर ऋषिकेश में अंडे को बैन करना ये अच्छी बात नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाश के जजमेंट में ये बात क्लियर की कि जहाँ पर धार्मिक भावनाएं हों उस क्षेत्र में बैन करना कोई बुरी बात नहीं है। और चूंकि ऋषिकेश, हरिद्वार, खासतौर से ऋषिकेश की बात कही, उन्होंने कहा ऋषिकेश चूंकि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूरे देश के लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, ये देवभूमि है और उनकी धार्मिक भावनाएं रहती हैं, इसलिए इन जगहों पर बैन लगाना न्याय संगत है। ये किसी भी प्रकार से आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़ादी के बाद हमने लगभग 1200 ईस्वी से लेकर और 19वीं ईस्वी तक, 20वीं ईस्वी तक गुलामी झेली। इसमें दो बड़े रिलीजियस ग्रुप्स हिंदुस्तान को गुलाम करने आए, एक मुस्लिम आक्रांता आए, दूसरा क्रिश्चियंस आए। मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, कमज़ोर हिंदू, डरपोक हिंदू कन्वर्ट हो गया और इसी तरह क्रिश्चियनों ने भी हिंदुस्तान पर जितना अत्याचार कर सकते थे उतना किया और कमज़ोर हिंदू, अब बचा हुआ जो डरपोक हिंदू था, वो तलवार की दम पर नहीं लेकिन प्रलोभन पर कन्वर्ट किया गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी निकली। अब सवाल ये आता है कि जब हमको स्वतंत्रता मिली और ये तय हो गया कि अब शासन हिंदुस्तान में हिंदुओं का होगा, तो फिर पहले शासक ने यानी कि 1947 में ये क्यों नहीं तय किया कि अब हिंदवी स्वराज हिंदुस्तान में होगा, हिंदुओं का शासन होगा, संविधान हिंदूवादी होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, जब क्रिश्चियन यहाँ से जा चुके थे, तो अब केवल हिंदुस्तान में हिंदुओं का रहना स्वाभाविक था और चूंकि हिंदुओं का रहना स्वाभाविक था तो फिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया। नेपाल लंबे समय तक हिंदू राष्ट्र रहा, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट विचारधारा जब आई तो उन्होंने भी उसको सेकुलर राष्ट्र घोषित किया, यानी कि अब वहाँ से भी हिंदू कैरेक्टर ख़त्म होना स्वाभाविक है। हिंदुस्तान को 1976 तक सेकुलर घोषित नहीं किया गया था। 1976 में इंदिरा गांधी को क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्होंने हिंदुस्तान को सेकुलर घोषित कर दिया। अब सेकुलर घोषित का मतलब है कि जो हिंदू कैरेक्टर है, जो स्वयं में सेकुलर होता है, वो हिंदू कैरेक्टर अब हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में जाएगा। ये सब काम जो अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकारें, नरेंद्र मोदी जी की सरकारें या योगी आदित्यनाथ जी ने पहले 2017-18 में वृंदावन में बैन लगाया था, फिर अयोध्या में बैन लगाया था शराब और मीट का, अब उन्होंने मथुरा में बैन लगाया है। और अभी विचार एक ये और चल रहा है, कुछ राइटर्स ये लिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है जो ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो धार्मिक स्थान हैं, चाहे उसको चित्रकूट हो, चाहे नैमिषारण्य हो या कोई और स्थान हो, उन सभी स्थानों पर क्या इस तरह के बैन लगाए जा सकते हैं या इस तरह के बैन लगाए जाने चाहिए, और ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर मीट, मछली, अंडा या दारू, इन सब पर बैन लगाया जाना चाहिए। लोगों का विचार है कि योगी आदित्यनाथ जी जाति कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के पीछे पड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि ये कार्य सन 1947 में ही हो जाने चाहिए थे जो अब किए जा रहे हैं। 1947 में अगर हो गए होते तो कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी ये कहने की हिम्मत न करती या वो इस स्थिति में ना होती कि वो ये कहती कि नहीं, हाँ ये देश सेकुलर है इसलिए हमको क्या खाना है ये हमको चूज़ करना है। अगर आपको खाने का चूज़ करना था तो 47 में ही देश का बंटवारा हो गया था और पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था। चूँकि पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था तो वहाँ जितने राक्षसी स्वभाव के लोग थे उन्होंने पाकिस्तान चुना और चुनने के बाद वो पाकिस्तान चले गए। ऐसे राक्षसी स्थान पर आपको जाना चाहिए और वहाँ भोजन वगैरह करना चाहिए, जो चाहो सो खाओ, खून पियो या जिंदा मुर्दा खाओ, ये मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर आप भारतीय शास्त्रों को देखेंगे तो राक्षसों का ये स्वभाव होता था कि मदिरापान करना और मीट खाना, महिलाओं के साथ अभद्रता करना, हिंदुस्तान के अंदर ऋषियों मुनियों को परेशान करना और सेकुलर स्टेटस बताना, ऋषियों मुनियों की तपस्याओं को भंग करना, भारत में पूजा पाठ करने वाले लोगों के पीछे पड़ना और उनको बर्बाद करना।
आप उठाकर देखिए, वो चाहे परम विद्वान रावण क्यों ना हो, वो परम ब्राह्मण रावण क्यों ना हो, वो भी अगर राक्षसी स्वभाव का है तो उसका वध करना स्वाभाविक था और उसका वध करना पड़ेगा। वो हिंदू होते हुए भी, वो ब्राह्मण होते हुए भी, वो विद्वान होते हुए भी मृत्यु का अधिकारी था, इसलिए भगवान ने उसका वध किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था तो फिर इस क्षेत्र में जो बचा हुआ है, इस क्षेत्र में उस समय ऐसे नियम लागू क्यों नहीं किए गए, धार्मिक स्थलों का संरक्षण क्यों नहीं किया गया, उस समय हिंदुस्तान की जो मूल प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। अब थोड़ा मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और आज की सरकारें, बीजेपी शासित खास तौर से सरकारें जिस तरह से इन विषयों को एक एक करके उठा रही हैं, वो मुझे लगता है काबिल तारीफ़ है और उस पर उनको अग्रसर होना चाहिए था। वो आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो ही मूल हिंदू स्वभाव हिंदुस्तान में संरक्षित किया जा सकता है, नहीं तो हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।